नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए अब शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा शिक्षा के इतिहास में आज नया और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी दौरे के दौरान आज सिद्धार्थनगर सहित यूपी के कुल 9 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। अब सिद्धार्थनगर सहित एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर में कुल 2,329 करोड़ रुपए की लागत से 9 मेडिकल कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं। इससे यूपी में कुल 900 एमबीबीएस सीट बढ़ गई हैं, जिन पर वर्ष 2021-2022 के सत्र से ही प्रवेश शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ भी करेंगे। साथ ही 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत पूरे देश में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को मजबूत किया जाएगा। ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी। योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विशेष गहन चिकित्सा सुविधाओं और प्राथमिक देखभाल संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में मौजूद कमियों को दूर करना है। ये योजना विशेष रूप से चिन्हित 10 राज्यों के 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 5 लाख से अधिक आबादी वाले देश के सभी जिलों में विशेष क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के माध्यम से गहन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी, जबकि शेष जिलों को रेफरल सेवाओं के माध्यम से कवर किया जाएगा। देश भर में प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में नैदानिक सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला की सुविधा मिलेगी। सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दूसरे दिन जम्मू में आईआईटी के एक नए कैंपस का उद्घाटन किया। ये कैंपस 210 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इसमें छात्रावास, जिम, इंडोर गेम्स जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बन रहे उच्च शिक्षण संस्थान प्रदेश के युवाओं के सपनों को उड़ान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, युवा ही हकीकत में बदलाव लेकर आएंगे। जम्मू के भगवती नगर में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न विभागों में 7,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे। युवाओं को स्वरोजगार के लिए मिशन यूथ के तहत 500 लाभार्थियों को वाहन दिए गए। तेजस्विनी के तहत 200 अनुमोदन पत्र, 15,000 स्ट्रीट वेंडर को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिए गए। अपने दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री ने प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के 500 लोगों को वन भूमि पर मालिकाना हक सौंपे। 325 करोड़ रुपए की लागत से उधमपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा पेयजल और संपर्क मार्ग सहित अन्य इंफ्रा के परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का विकास तेजी से हो रहा है। आतंकवाद में कमी आई है और लोकतंत्र जमीनी स्तर यानी पंचायत तक बहाल हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोला और कहा कि बदलाव से उन्हीं लोगों को दिक्कत हो रही है जिनकी प्रदेश में परिवारवाद और भ्रष्टाचार जड़ें पिछले 70 साल से जमी हुई थीं। केंद्रीय मंत्री ने अपनी जम्मू यात्रा के दौरान गुरुद्वारा डीगियाना आश्रम जाकर मत्था टेका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में ड्रोन तकनीक की चर्चा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में भारत को अग्रणी राष्ट्र बनना है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने युवाओं से नई ड्रोन नीति के बाद बने अवसरों का लाभ उठाने की अपील की। पीएम ने ड्रोन तकनीक की चर्चा करते हुए कहा कि देश में इसकी मदद से जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड, खेतों में यूरिया छिड़काव, दूर दराज के इलाकों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में ये तकनीक कानून व्यवस्था, निर्माण कार्य की निगरानी सहित काफी उपयोगी साबित होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका की चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र में भारतीय महिलाओं के योगदान से लेकर पुलिस और सेना में भी महिलाओं की भूमिका का वर्णन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पुलिस और सेना में महिलाओं की बढ़ती संख्या का जिक्र करते हुए कहा कि आज देश की बेटियां पूरे ताकत और हौसले के साथ किसी भी कर्तव्य को पूरे निष्ठा के साथ निभा रही हैं। इतना ही नहीं, देश की बेटियां आज के दिन कमांडो से लेकर संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के काम में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने महिला पुलिसकर्मियों से अपने क्षेत्र के स्कूलों का दौरा कर वहां पढ़ रही बेटियों को प्रेरित करने की अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि पुलिस सेवा में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के शामिल होने से पुलिस सेवा में एक नए युग की शुरुआत होगी और महिलाएं ही इसका नेतृत्व करेंगी। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि बदले हुए भू रणनीतिक परिदृश्य में एक समग्र राष्ट्र का रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय हित साधा जा सकता है और इसमें स्थिति के अनुसार बदलाव करने की जरूरत है। सेना कमांडरों का इस वर्ष का दूसरा सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। ये सम्मेलन हर वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। 4 दिन के इस सम्मेलन में भारतीय सेना के बारे में महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों के बारे में विचार विमर्श होता है। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के कमांडरों को संबोधित करेंगे और उनसे विचार विमर्श भी करेंगे। रक्षा प्रमुख, वायुसेना अध्यक्ष और नौसेना अध्यक्ष भी वरिष्ठ अधिकारियों को सेना के तीनों अंगों के बीच नजदीकी तालमेल बढ़ाने के बारे में बताएंगे। देश के लिए शहीद हुए जवानों की याद में अमृत रन का आयोजन दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया, जिसमें अलग अलग बलों के 75 जवानों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त राकेश अस्थाना के साथ अमृत रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को भदोही जनपद में 373 करोड़ रुपए की लागत वाली 74 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में वही सरकार बार बार वापस आनी चाहिए जो विकास को रफ्तार दे और लोगों के जीवन को बेहतर बनाए। देश का पहला स्वदेशी विमानवाहक विक्रांत दूसरे समुद्री परीक्षण के लिए रविवार को कोच्चि से रवाना किया गया। जहाज का पहला समुद्री परीक्षण इसी साल अगस्त में किया गया था। कोचीन शिपयार्ड में निर्मित ये युद्धपोत सभी तरह के अंतिम समुद्री परीक्षण पूरे होने के बाद आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के समय देश को समर्पित किया जाएगा। स्वदेशी जहाज ने अगस्त 2020 में पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया था। बिहार में पंचायत चुनाव के 5वें चरण के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार को मतदान हुआ। 92,972 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य में पहली बार पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया। मतगणना 26 और 27 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें देश भर के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अल्पसंख्यक मोर्चा की वेबसाइट का लोकार्पण किया। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद सड़क मार्ग बंद पड़े हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में लोग अभी भी फंसे हुए हैं। रविवार को चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा गुंजी से 49 पर्यटकों को सुरक्षित निकालकर पिथौरागढ़ हवाई पट्टी तक लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत व बचाव एवं निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी ली। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के कारण बंद सड़कों पर यातायात बहाल करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में सोनमर्ग और लेह मार्ग पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने फंसे हुए वाहनों को निकालने में मदद करने का काम किया। केरल में मंदिरों के फिर से खुलने के बाद काफी कम संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जिस कारण मंदिरों के सामने अस्तित्व का संकट सामने आ रहा है। कोविड महामारी के कारण पहले मंदिर काफी दिनों तक बंद रहे और फिर से मंदिरों के खुलने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी होने के कारण आय के साधन में भी कमी हुई है, जिस कारण मंदिर का प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख से 2 नवंबर के बीच रोम और ग्लासगो की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान रोम में 16वें G20 शिखर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये सम्मेलन इस महीने की 30 और 31 तारीख को आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन संबंधी विश्व नेताओं के सम्मेलन में भाग लेने के लिए ग्लासगो जाएंगे। वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर इस सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन 1 और 2 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें 120 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गोरखपुर एम्स के कामकाज की समीक्षा बैठक की। बैठक में लोगों को उत्तम उपचार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने गोरखपुर में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड प्लांट का निरीक्षण किया। केंद्र सरकार ने देश में 2014 से अब तक 157 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं पर 17,691 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य पूरा होने पर MBBS की लगभग 16,000 सीटें बढ़ जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 157 नए मेडिकल कॉलेजों में से 39 कॉलेज आकांक्षी जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। इस केंद्रीय परियोजना की परिकल्पना चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सा कर्मियों की कमी को दूर करने के साथ साथ देश में उपलब्ध प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों से ही भौगोलिक असंतुलन को दूर करने के लिए की गई है। दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में आज बादल छाए रहेंगे, साथ ही हल्की वर्षा का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में कल भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा दिल्ली में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में औसत तापमान से 2 डिग्री अधिक है। हवा में नमी का स्तर 82% दर्ज किया गया। हरियाणा में यमुनानगर के कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। यूपी के नोएडा सेक्टर 10 में एक फैक्ट्री में आग लग गई। इस दौरान मौके पर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मैसूर में बेंगलुरु शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। भारतीय और अमेरिकी सैनिकों के लिए अलास्का के एंकोरेज में संयुक्त बेस एल्फेंडोर्फ रिचर्डसन में बकनर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइंट योग सत्र का आयोजन किया गया। देश भर में पिछले 24 घंटों में 15,906 मामले कोरोना के दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 16,479 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.17% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.23% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.19% हो गया है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक कोविड टीकों की 102 करोड़ 10 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 51 लोग डिस्चार्ज हुए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 1,410 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,538 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 11,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। सशस्त्र सीमा बल की 17 सितंबर को भारत भूटान सीमा के जयगांव से चली साइकिल रैली 2300 किलोमीटर का रास्ता तय करके अलीराजपुर पहुंची। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं।
जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सीमा सुरक्षा बल की 17 सितंबर को जैसलमेर के रैथनवाला पोस्ट से शुरू हुई साइकिल रैली एकता में बल है का संदेश देते हुए कलोल से नाडियाड के लिए रवाना हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 29 सितंबर को थिरुवनंतपुरम से शुरू हुई राष्ट्रीय साइकिल एकता रैली वापी से अपने अगले गंतव्य नवासारी के लिए रवाना हुई। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से शुरू हुई साइकिल रैली का नंदुरबार के शहादा में भव्य स्वागत हुआ और वहां से अगले पड़ाव गुजरात के कुकरमुंडा के लिए रवाना हो गई। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 7वीं किस्त आज से 29 अक्टूबर तक 5 दिनों के लिए खुलेगी। ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली क्षेत्र की स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन नियम के तहत देश में निवेश का अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिलेगी। ये नियम भारत की अक्षय ऊर्जा उत्पादन की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में आज से फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू होगी। ड्रग्स मामले में अभिनेत्री अनन्या पांडे से एनसीबी आज फिर से पूछताछ करेगी। दुनिया भर से कोविड-19 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अब तक 24 करोड़ 44 लाख से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि ठीक होने वालों की संख्या वैश्विक स्तर पर 22 करोड़ 14 लाख से ऊपर है। इस वायरस के चलते दुनिया भर में अब तक 49,63,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका अब कोविड-19 से सबसे बुरी तरह प्रभावित देश है। अमेरिका में जहां मामलों की संख्या 4 करोड़ 63 लाख को पार कर गई है, वहीं मरने वालों की संख्या 7,56,000 से ज्यादा है। रूस में रविवार को कोविड-19 से 1,072 लोगों की मौत हुई। कोरोना के कुल 35,660 नए मामले भी सामने आए, जिनमें से 5,279 मामले रूसी राजधानी में हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नवंबर के पहले सप्ताह में देशव्यापी कार्यस्थल बंद को मंजूरी दी थी। राजधानी मॉस्को में 28 अक्टूबर से आंशिक लॉकडाउन फिर से लागू होगा। केवल फार्मेसी और सुपरमार्केट जैसी आवश्यक दुकानों के ही खुले रहने की अनुमति होगी। महामारी की शुरुआत में अपना खुद का कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के बावजूद रूस अपनी आबादी के केवल 1/3 हिस्से का ही टीकाकरण कर पाया है। यूरोप में सबसे कम टीकाकरण वाली जगहों में रूस भी शामिल है। वहीं जुलाई के बाद से पिछले एक सप्ताह में ब्रिटेन ने कोविड-19 के सबसे अधिक नए मामले दर्ज किए। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार आपातकालीन विभाग पहले से ही इस स्थिति का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहा था। ब्रिटेन में लगभग 3,33,465 लोग पिछले 7 दिनों में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जो पिछले सप्ताह से 15% ज्यादा है। ये आंकड़ा 21 जुलाई से अब तक का उच्चतम है। पिछले सप्ताह की तुलना में मौत में 12% की वृद्धि हुई है। ब्रिटेन में रविवार को कोरोना के कुल 39,962 नए मामले आए। अब तक कुल मौत का आंकड़ा 1,39,533 हो गया है, जो यूरोप में रूस के बाद दूसरा सबसे अधिक मौत का आंकड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में दोबारा बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी जल्द ही कोविड-19 बूस्टर शॉट्स लाने की तैयारी में हैं। अधिकारी धीरे धीरे बूस्टर शॉट्स पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वयस्क आबादी में डबल खुराक टीकाकरण का स्तर 75% के करीब है। फरवरी में राष्ट्रीय रोल आउट शुरू होने के बाद से 16 की उम्र से ऊपर के लगभग 87% लोगों ने अपनी पहली खुराक प्राप्त की है। ऑस्ट्रेलिया में रविवार को नए मामलों की संख्या कुल 2,232 हो गई, जिससे कुल संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 1,58,604 हो गया। विक्टोरिया शहर ने रविवार को 1,935 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए और 11 मौतें दर्ज की।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चमन सीमा पर फंसे सैकड़ों लोग जल्दबाजी में सीमा पार करने के लिए चले गए। ये सीमा 3 घंटे के लिए लगभग 10 बजे खोली गई थी। ये सीमा लगभग 3 सप्ताह से बंद थी। चमन सीमा अफगानिस्तान के साथ दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक सीमा बिंदु है, जो कांधार के अफगान प्रांत में स्पिन बोल्डक से जुड़ता है। ब्रिटिश कोलंबिया से खनन रसायनों को ले जा रहे विक्टोरिया के पास एक मालवाहक जहाज के एक कंटेनर में आग लग गई, जो अब नियंत्रण में है। कनाडा के तटरक्षक बल के अधिकारियों के अनुसार 10 क्षतिग्रस्त कंटेनरों में आग लग गई थी। लगभग 16 चालक दल के सदस्यों को जहाज से निकाल लिया गया, जबकि 5 लोग आग पर काबू पाने के लिए जहाज पर बने रहे। खराब मौसम और वैश्विक शिपिंग ट्रैफिक जाम के कारण दुर्घटना और भी बदतर हो गई, जिसने पूरी दुनिया में डिलीवरी पर असर डाला है। युगांडा की राजधानी कंपाला के बाहरी इलाके में एक लोकप्रिय भोजनालय में एक घातक बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। डिगिडा पोर्क जॉइंट में हुए विस्फोट में 20 वर्षीय वेट्रेस की मौत हो गई, जबकि घायलों में 2 की हालत गंभीर है। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने इसे आतंकवाद का कृत्य बताया। उन्होंने कहा कि 3 लोगों ने कथित तौर पर एक पैकेज ले जाकर इसे एक टेबल के नीचे रखा, जो बाद में फट गया। घटना के सभी सबूत आतंकवाद की ओर इशारा कर रहे हैं। उज्बेकिस्तान में रविवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ। मौजूदा राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव को किसी वास्तविक विरोध का सामना नहीं करना पड़ा और उनका दूसरा कार्यकाल जीतना लगभग तय है। मिर्जियोयेव की अनुमानित जीत से उन्हें अपने बड़े पैमाने पर सफल सुधार अभियान को और गहरा करने में मदद मिलेगी। मिर्जियोयेव के खिलाफ चल रहे 4 उम्मीदवारों को राष्ट्रपति का समर्थन करने वाली पार्टियों ने नामित किया है। मिर्जियोयेव ने तेजी से आर्थिक विकास के माध्यम से गरीबी में कटौती करने का संकल्प लिया है। कैलिफोर्निया में एक शक्तिशाली तूफान के कारण राजमार्गों पर पानी भर गया है, जिससे हाल ही में लगी आग से जले हुए क्षेत्रों में कीचड़ का प्रवाह हो रहा है। कई इलाकों में पहले ही कई बार भूस्खलन हो चुका है, जबकि बिजली के खंभे गिर गए और पेड़ उखड़ गए हैं। आईसीसी टी20 विश्व कप में पाकिस्तान ने जीत के साथ शुरुआत की। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मुकाबले को 10 विकेट से अपने नाम किया। भारत ने पाकिस्तान के सामने 152 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे पाकिस्तान ने बिना कोई विकेट गंवाए हासिल कर लिया। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बिना किसी परेशानी के लक्ष्य हासिल कर लिया। रिजवान ने नाबाद 78 और आजम ने नाबाद 68 रन बनाए। पाकिस्तान के गेंदबाज शाहीन अफरीदी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारत का अगला मुकाबला 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के साथ होगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 50 रन बनाकर वेस्टइंडीज के दिग्गज बैट्समैन क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली के टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 17 मैच में 834 रन हो चुके हैं। ऐसे में वो वर्ल्ड कप में 1000 रन बनाने से महज 164 रन की दूरी पर रह गया है। श्रीलंका ने आईसीसी टी20 विश्व कप सुपर 12 चरण ग्रुप 1 के मैच में रविवार को बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाजों असालंका और राजपक्षा ने 8.4 ओवर में 5वें विकेट के लिए 86 रन की साझेदारी की। AIBA विश्व चैंपियनशिप की आज से शुरुआत हो रही है। दुनिया की 20वें नंबर की टेनिस खिलाड़ी इस्टोनिया की एनेट कोंटावित ने 2 महीने में अपना तीसरा और करियर का चौथा खिताब जीत लिया है। इथोपिया की 23 वर्षीय लेतेसेन बेट गिडे ने हाफ मैराथन में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सिनेमाई उपलब्धियों में उत्कृष्टता को मान्यता देने वाले भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों को आज राष्ट्रीय राजधानी में एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। संजय पूरन सिंह चौहान को हिंदी फिल्म 72 हूरे के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया जाएगा। कंगना रनौत को मणिकर्णिका क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी 5 नवंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है। रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणवीर सिंह और अजय देवगन भी हैं।
बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 का भी पोस्टर सामने आया है। पोस्ट को शेयर करते हुए जॉन अब्राहम ने कैप्शन में लिखा है कि तिरंगे पे जान देती है वो भारत मां की बेटी है। पोस्टर में फिल्म सत्यमेव जयते 2 के ट्रेलर और रिलीज डेट भी साझा की गई है। अभिनेता जेम्स माइकल टायलर का कैंसर से निधन हो गया। सुपरस्टार रजनीकांत ने अपनी बेटी सौंदर्या का नया सोशल वॉइस ऐप हूटे नाम से लॉन्च करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि लोग अब अपनी आवाज के माध्यम से अपने विचारों, इच्छाओं और विचारों को वैसे ही व्यक्त कर सकते हैं जैसे लिखकर दूसरी सोशल मीडिया साइट्स पर करते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।